रखते हुए माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए हम ओमकार 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। गुरुवंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़े और जोर से रगड़े और उसकी ऊर्जा को आंखों में लगाएं, पूरे चेहरे पर महसूस करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है योग शिक्षा का कार्य। ठीक है, पेज नंबर 14 है। यानी कि फंक्शंस क्या है योग एजुकेशन के, योगा एजुकेशन का क्या फंक्शन है। योग शिक्षा के कार्य बहुत व्यापक है, जिसे सीमाओं में बांधा यानी कि बांधा नहीं जा सकता, बांधना संभव नहीं है, असंभव है। योग मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। योग शिक्षा ही सही अर्थों में जीवन को सही ढंग से जीने की कला है, यानी कि जीने की एक शिक्षा है। योग शिक्षा द्वारा शारीरिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में निम्नलिखित कार्य निभाए जाते हैं, जैसे योग की शिक्षा अथवा योग का ज्ञान रीढ़ की हड्डी, शारीरिक मांसपेशियों के उचित गठन, नियंत्रण तथा लचीला और शक्तिशाली बनाने में सहायता करता है, हेल्प करता है। यानी कि जो योग है, योग की जो शिक्षा है, वो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य करती है, आपकी जो रीढ़ होती है, आपकी स्पाइन जो होती है ना, उसको लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, और आपकी जो मांसपेशियां है उनका उचित गठन करती है और उनको शक्तिशाली मजबूत बनाती है। शरीर विकारों से भरा हुआ है, हमारा जो शरीर है अनेकों विकारों से, दोषों से भरा हुआ है, जैसे वात, पित्त, कफ, जिनके कारण अनेक रोग शरीर में लगे रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी किसी के शरीर में वात बढ़ा होता है, कभी कफ बढ़ा होता है, कभी वायु बढ़ी होती है। वायु तो मैक्सिमम आज की डेट में वायु की जो दिक्कत है उससे सभी लोग पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में यौगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है ना। यानी कि जब आप योग कला सीख जाते हैं, आप योग करना आपको आ जाता है, आप जागरूक हो जाते हैं, अपने लिए जागरूक हो जाते हैं, तो जो ये विजातीय द्रव्य है इनको बाहर निकालने में जो आपकी योगिक क्रिया है, यानी कि जो आप प्राणायाम करते हैं, आप आसन करते हैं, उनको बाहर निकालने में जो यौगिक क्रियाएं हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, योग से रक्त दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर,
हृदय गति यानी कि हार्ट बीट तथा शरीर का तापमान यानी कि जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का वो सामान्य तथा उपयुक्त बनाए रखने में हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे भागदौड़ की जिंदगी में आहार भी भागदौड़ अर्थात पैकेट बंद तथा जंक फूड हो गया है ना। यानी कि हमारा जो आहार होता है, भोजन जो लेते हैं, उसका भी हमारे शरीर पर बहुत इफेक्ट आता है। तो जब आप जागरूक होते हैं अपने लिए, है ना, तो आप इस फूड से बचते हैं। आपको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है कि आपके लिए कौन सा फूड आपके लिए उचित है और कौन सा भोजन आपके लिए अनुचित है। तो ये सब कहाँ से शिक्षा मिली आपको? योग के द्वारा आपको ये शिक्षा मिलती है। आप जागरूक होते हैं, अवेयर हो जाते हैं। शांति से बैठकर भोजन करने का समय ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पाचन की क्रिया का बिगड़ना स्वाभाविक है। यानी कि सब लोग जल्दी में लगे हुए हैं, भागदौड़ की लाइफ होगी है, आराम से वो, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो प्रॉपर आराम से अपना बैठकर खाने को खा सके। तो जब वो खाना भी स्पीड से खाते हैं, भाग दौड़ से खाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे उनका पाचन बिगड़ जाता है। यानी कि पाचन का बिगड़ना स्वाभाविक है। योग पाचन क्रिया को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ढालने में सहायता करता है, हेल्प करता है। यानी कि जब आप कितने आसन, प्रैक्टिस, प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हमारे पाचन को स्ट्रोंग बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपने पाचन को भी स्वच्छ ठीक कर सकते हैं। सुचारू रूप से चलेगा आपका पाचन जब आप अपने जीवन में योग को शामिल करेंगे। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पर मन की शांति। यानी कि जैसा कि बार बार कहा गया है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ी है, तो उसके साथ साथ मानसिक तनाव, अशांति भी बढ़ी है, असंतोष बढ़ा है। यानी कि जैसे जैसे भागदौड़ बढ़ी है, कहीं ना कहीं इंसान, जो मानव है, जो व्यक्ति है, उसको अपने खाने के लिए या फिर उसको धन की अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, उसको तनाव बढ़ा है। उसकी जो मानसिक शांति थी वो कहीं ना कहीं भंग हो गई, अशांत हो बैठा है जो व्यक्ति है ना। और असंतोष बढ़ा है, संतोष की बजाय असंतोषी हो गया है। हमेशा वो अपने से सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाता है, और जो दूसरों का होता है उसको भी वो सोचता है कि मतलब दूसरों के का भी कमाया हुआ या फिर अर्न किया हुआ उसको लगता है उससे बेटर मेरा हो। यानी कि वो संतोष फील ही नहीं कर पाता अपने अंदर, असंतोषी बना हुआ है, कई बारी दूसरों को देखकर, कई बारी खुद से सेटिस्फाइड ना होकर। तो और फिर क्या होता है, उससे बीमारियां बढ़ती है जब तनाव आता है। तनाव आज की डेट में बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण हो रहा है, एक छोटा सा तनाव हो रहा है। हम इतने तनाव में आ जाते हैं। शुरुआत कैसे होती है, धीरे धीरे हम सोचना शुरू करते हैं, हमने निगेटिव सोचना शुरू किया, या फिर हम किसी चीज से परेशान है, किसी अपनी फैमिली में किसी पर्सन से परेशान है ना। अनेकों कारण हो सकते हैं। कोई अपने जीवन में खुद ही, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हम कहेंगे कि सिर्फ धन कमाने की इच्छा में, या फिर वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा है इसीलिए तनाव बढ़ रहा है ना। कई बार ऐसे घर में माताएं होती है, बहनें होती हैं जो अपने बच्चों के कारण तनाव में आ जाती हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, यही योग सिखाता है कि तनाव ना लेकर उन प्रॉब्लम्स को का हल ढूंढे, सोल्व करें उनको, है ना। यानी कि आप तनाव में रहेगी ना तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। ऐसे ही जो मेल है, जो पुरुष लोग होते हैं, वो कई बार अपने जॉब के तनाव में रहते हैं। तो यानी कि तनाव में रहने से अच्छा है कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करें, हल ढूंढे उसका, है ना। तनाव से क्या होता है, आपके शरीर में बीमारियां बढ़ती है। बहुत बीमारियां भी, छोटी छोटी बीमारियां नहीं है, बड़ी बड़ी छोटी से लेके वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है सिर्फ तनाव के कारण। ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य तथा मन की शांति के लिए सरल उपाय बचा है तो केवल योग, है ना। योग में आप क्या करते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं, खुद को जानते हैं। जब आप खुद को जान पाते हैं तो कहीं ना कहीं
आप प्राणायाम करते हैं, है ना, अपनी श्वासों पे ध्यान लेकर आते हैं। जब आप अपनी श्वासों से जुड़ते हैं तो कितना ही तनाव आपके शरीर से बाहर निकल जाता है राधे ना। राधे ऐसा, मैम। राधे राधे मैम। ऐसा कहते हैं कि जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, श्वास को लिया और श्वास को बाहर छोड़ा, तो जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो कितना ही तनाव, कितना ही विषैला पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकलता है, आपको प्यूरिफाई करता है, आपको शांत महसूस कराता है। तो आपके जब योग से जुड़ते हैं तो आप तनाव मुक्त रह पाते हैं, आपका मन शांत रह पाता है। जब आपका मानसिक तनाव दूर करने तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा विकास की दिशा में शिक्षा द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं, जैसे योग से चिंता, तनाव, संघर्ष को दूर करके उपयुक्त मानसिक शांति व स्वास्थ्य प्राप्त करने में हेल्प मिलती है ना। जब आप योग करते हैं तो आपकी जो चिंता होती है, आपकी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है जिनसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, वो डरते हैं डिसीजन लेने में। तो जब आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं, जब आप श्वासों को अपना ध्यान केंद्रित करते हैं श्वासों की ओर, तो आपके जो मन मस्तिष्क होता है वो तो शांत होता ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके जो आपकी डिसीजन मेकिंग की जो एक स्थिति होती है वो बढ़ती है। आप आसानी से डिसीजन ले पाते हैं, आप एक तरह से भय मुक्त हो जाते हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं होता है, आप आसानी से फैसले ले पाते हैं, उचित अनुचित को समझ पाते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्रिय सबल बनती है, उनकी संवेदना तथा ग्रहणशीलता में योग द्वारा वृद्धि होती है ना। यानी कि आपके जो देखने की, सुनने की क्षमता होती है, ऐसा नहीं आपने जो देखा उसको मन में बैठा लिया, आप पॉइंट है। आपके, हाँ जी, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 16। हाँ, पेज नंबर 16.2। हमने योग की जो महत्व है, कैसे मतलब कार्य करता है, योग की जो एजुकेशन है वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे लाभ पहुंचाती है, हमने इसको डिस्कस किया अभी क्लास के स्टार्टिंग में, और यही अभी चल रहा था हमारा। तो पेज नंबर 16 पर सेकंड पॉइंट है हमारा, है ना। यानी कि हमारे सुनने की, देखने की क्षमता बढ़ती है, हम ऐसे ही किसी चीजों पे विश्वास नहीं कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा अध्यापन विधियों की संक्षिप्त जानकारी एवं सूक्ष्म शिक्षण। यानी कि अब हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स, कौन कौन सी जो विधियां हैं हमको प्रयोग में लेके आनी चाहिए अपने टीचिंग के टाइम में। यानी कि कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए, कैसे कक्षा में पढ़ाया जाए, कैसे एग्जाम्पल्स दिए जाए, वो कहानी के माध्यम से समझ पाए, वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ पाए, या वो रूल के हिसाब से समझ पाए, उनको एक्सप्लेन करके समझाया जाए। तो अलग अलग मेथड है, ये अभी डिस्कस करेंगे आज। जैसे जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि कहते हैं, है ना। जब जो टीचर होता है जिस मेथड के द्वारा बच्चे को पढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं टीचिंग मेथड। यानी कि टीचर का वे, एक तरह से कहेंगे वे ऑफ टीचिंग, है ना, पढ़ाने का तरीका क्या होता है हमारा टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक और तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती है, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित की जाती है। यानी कि उन मेथड्स को ऐड किया जाता है, कैसे बच्चे के लिए इजी बनाया जाए कि बच्चा समझ पाए, उसके माइंड में वो चीज टिक पाए, वो क्लियर हो पाए उसको। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती है, संपूर्ण विधि नहीं। यानी कि वो एक संपूर्ण मेथड नहीं हो सकती है। कोई अपनी अपनी युक्ति से, जैसे योजन से समझाते हैं, तो वो एक समझाने का ढंग हो सकती है, अंग हो सकती है, पूर्ण रूप से वो एक मेथड नहीं हो सकता।
एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। अब जैसे हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि, यानी कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। आप चाहे तो इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, वैसे तो जिनके पास इंग्लिश नोट्स है उनके लिए उनको पता ही होगा, है ना, फिर भी आप लिख सकते हैं निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव मेथड, आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव मेथड। अब क्या होता है हमारा डिडक्टिव मेथड? पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग होते हैं, यानी कि जो आपको कंटेंट दिया गया है, किसी सब्जेक्ट में आपको कंटेंट दिया जाता है, उसको किस ढंग से प्रस्तुत किया जाए। एक में तो छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि और दूसरी को आगमनात्मक विधि कहते हैं। ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है ना। अब इसको समझते हैं डिडक्टिव मेथड है क्या। जैसे मैंने अभी आपको रीड करके बताया, आपको कुछ कोई मुझे बताएगा कि आप क्या समझते हैं इससे, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड से? आपके सामने निगमनात्मक एवं आगमनात्मक लिखा हुआ है, आप क्या समझते हैं इन शब्दों से? देखिए, शिक्षण अधिगम यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर होता है, उसमें अलग अलग मेथड्स को यूज किया जाता है ना। यानी कि टीचिंग मेथड का विशेष महत्व है, यानी कि आप किस मेथड से बच्चों की लर्निंग को इजी कर सके, उसकी लर्निंग आसान हो जाए, वो अच्छे से आसान तरीके से लर्न कर पाए किसी भी चीज को। यानी कि विषय को सरल, रोचक और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है ना। यानी कि अपने पढ़ाने के ढंग को रोचक बनाने के लिए, वो आप अच्छे से उसको सरल रूप देने के लिए, ताकि आप समझ पाए, उसकी लैंग्वेज को इजी करने के लिए, अपना मेथड प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। इनमें से एक है हमारी डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमनात्मक विधि, और दूसरी है आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव मेथड। ये दोनों का प्रयोग सिद्धांतात्मक एवं व्यवहारिक शिक्षण में किया जाता है। अब फर्स्ट है हमारी निगमनात्मक विधि। अब समझते हैं हमारी डिडक्टिव मेथड क्या है। निगमनात्मक विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें सामान्य नियम या सिद्धांत को पहले बताया जाता है, फिर उसके विशेष उदाहरण दिए जाते हैं। इसमें शिक्षण की दिशा यानी कि सामान्य से विशेष की ओर जाती है। यानी कि पहले क्या किया जाता है, जो हमारा आगमनात्मक मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जब बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज, तो एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं बच्चों को, है ना, और उदाहरण से नियम की तरफ हम पहुंचते हैं। जैसे, और इसमें हम क्या करते हैं, जो निगमनात्मक मेथड होता है वो एक तरह से कह सकते हैं उसमें बच्चे सिर्फ सुनते हैं, है ना। ये जो मेथड होता है विशेष रूप से मैथ्स में यूज किया जाता है, अपर प्राइमरी लेवल में, है ना। योग में भी इसका महत्व बताएंगे क्या होगा, लेकिन ये जो मेथड होता है अपर प्राइमरी लेवल में यूज किया जाता है। जैसे मैथ्स में डायरेक्ट क्या किया जाता है, फॉर्मूले दिए जाते हैं, है ना, उनको नियम बता दिया गया है, यानी कि ये नियम है, ये फॉर्मूला क्या हुआ, एक नियम हुआ, इस नियम से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। छोटे बच्चे तो इसे नहीं कर पाएंगे, तो ये अपर प्राइमरी लेवल पे इस मेथड को यूज किया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत जो हमारी आगमनात्मक विधि होती है ना, इस विधि में हम क्या करते हैं, पहले एग्जांपल्स बच्चों को देते हैं। जैसे अभी मैं आपको इजी एग्जांपल में समझाऊंगी, आप बच्चों को क्लास में खड़ा करेंगे,
ये व्याकरण में आपका कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे ग्रामर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप सबसे पहले बच्चों से एग्जाम्पल्स पूछेंगे, है ना, कि आप उसका नाम पूछ सकते हैं बच्चे से, आप किस शहर में रहते हो, कौन सा सिटी है आपका, या फिर उसके फ्रेंड का नाम आप पूछे, उसके मदर का नाम पूछे, स्कूल का नाम पूछे, आसपास में कोई पार्क है उसको मतलब उसको कहीं ना कहीं आप संज्ञा का ज्ञान कराएं, है ना, नाउन का ज्ञान कराएं। यानी कि आपने क्या किया, पहले उसको संज्ञा के, नाउन के एग्जाम्पल्स दे दिए, है ना। जब आपने एग्जाम्पल्स दे दिए, पर्सन का नाम बताया, सिटी का नाम बताया, तो वो धीरे धीरे किस चीज पे पहुंच गया, वो नियम पे पहुंच गया कि संज्ञा का क्या नियम है, क्या रूल होता है संज्ञा का, है ना। यानी कि किसी जैसे कोई, फिर उसकी पूरी डेफिनेशन बताई, है ना, यानी कि वस्तु, और किसी भी वस्तु विशेष, थिंग, सिटी, पर्सन के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, एग्जाम्पल्स बताए, है ना, नाम बताए, उसको नेम से उसको स्टार्ट किया, उदाहरण से आप फिर नियम पे पहुंच गए, यानी कि उदाहरण देने के बाद आपने डेफिनेशन को, परिभाषा को सेट किया, नियम को सेट किया। अब ऐसे ही योग शिक्षण में आप क्या कर सकते हैं, है ना, मैंने संज्ञा का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको पहले क्लियर हो जाए, है ना। एक तरह से ये कौन सा मेथड हुआ, आगमनात्मक मेथड हुआ, यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल आपके सामने सेट किया, यानी कि एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने नियम की तरफ जाते हैं, है ना। फिर आपको अब निगमनात्मक के एग्जाम्पल, मैंने मैथ्स का आपको एग्जाम्पल बताया कि आप सीधे फॉर्मूला देंगे, नियम देंगे और बच्चा सोल्व करेगा। अब योग में क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे एक नियम आपने दिया, प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है ना। क्या नियम है हमारा, जो हम प्राणायाम क्यों करते हैं, यानी कि जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम करने से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्ट्रोंग होता है ना। जैसे उदाहरण क्या देंगे, अनुलोम विलोम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। आपने पहले नियम क्या दिया, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, आपको एग्जाम्पल्स लिखने में आसानी होगी। आप रिपीट कर दीजिए। हाँ, आप उदाहरण लिखिए पहले, सॉरी, पहले आप नियम लिखेंगे, प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। मैम कितना पेज नंबर पे क्या है? पेज नंबर 16 पे हमारा मेथड है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि, यानी कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स। बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी आपको कोई भी डाउट है, क्लियर ना हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पूछें, है ना। यानी कि नियम क्या हुआ हमारा, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ डिडक्टिव मेथड का, निगमनात्मक विधि का। नियम हमारा हुआ, प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे, फिर हमने उदाहरण पेश किए, यानी कि अनुलोम विलोम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और कपाल भाती से श्वसन शुद्ध होता है। ठीक है, आगमनात्मक मेथड आपको क्लियर हुआ, यानी कि मैम पहले इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। एग्जाम्पल को, जी। हाँ, आप लिखे, नियम लिखेंगे, नियम उसके सामने लिखें, सपोज करें नियम हेडिंग लिखें और उसके साथ लिखेंगे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। जी ये उदाहरण है आपकी आगमनात्मक विधि का। इसमें उदाहरण में भी नियम, नियम मैम यानी कि मैम आगमनात्मक है कि निगमनात्मक? नहीं, अभी मैंने आपको जो पहले नोट डाउन कराया है वो मैंने निगमनात्मक मेथड, निगमनात्मक आपको शॉर्ट में दिखाती हूँ, नियम। जी निगमनात्मक मेथड में हम किस में जाते हैं, नी से निगमनात्मक, नी से नियम, यानी कि निगमनात्मक विधि में आप नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। पहले अपने स्टूडेंट को
नियम बताएंगे, उसके बाद फिर उदाहरण बताएंगे उसके एक्सप्लेन करने के, ये उदाहरण इनके हैं, ठीक है। किसी भी चीज के हम एग्जांपल्स देके बच्चों को समझाते हैं, या तो एग्जांपल्स पहले समझाते हैं फिर रूल बताते हैं, ये रूल है। तो इसमें उल्टा होता है, इसमें हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। सामान्य यानी कि हमने पहले नियम बता दिया, ये नियम है। नियम क्या बताया हमने, यानी कि प्राणायाम से जो श्वसन तंत्र होता है वो मजबूत होता है, जी ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या देंगे, नियम के उदाहरण क्या देंगे, जैसे अनुलोम विलोम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और कपालभाति से श्वसन शुद्ध होता है। नियम कपालभाति से कपालभाति से श्वसन शुद्ध क्रिया होता है। हाँ, कपालभाति क्रिया से श्वसन शुद्ध होता है। जी चलिए, नेक्स्ट है हमारा आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि क्या, वह विधि है जिसमें विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचा जाता है। अब आप इसके उदाहरण लिखेंगे, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, उदाहरण लिखे, ताड़ आसन से शरीर में संतुलन बढ़ता है। उदाहरण हेडिंग डाल के लिखे, ताड़ आसन से शरीर में संतुलन बढ़ता है। वृक्षासन से एकाग्रता बढ़ती है। गरुड़ आसन से स्थिरता बढ़ती है। ताड़ासन से शरीर में संतुलन बढ़ता है, वृक्षासन से एकाग्रता बढ़ती है और गरुड़ आसन से स्थिरता बढ़ती है। अब इन उदाहरण का क्या निष्कर्ष निकला, क्या नियम निकला इन तीनों एग्जाम्पल्स का, यानी कि संतुलनात्मक आसन, जब हम बैलेंसिंग आसन करते हैं तो उससे हमारी एक नियम बना, जब हम बैलेंसिंग आसन करते हैं तो मानसिक एकाग्रता और शारीरिक संतुलन विकसित होता है। तो आप नियम में लिखेंगे, संतुलनात्मक आसनों से मानसिक एकाग्रता और शारीरिक संतुलन विकसित होता है। है ना, आपको मैं हाँ जी। इसमें, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं सर? और लास्ट लास्ट पॉइंट थोड़ा बताइए। देखो, पूरा मैंने सारी उदाहरण मैंने आपको अलग अलग बताए, जैसे ताड़ासन से शरीर में संतुलन बढ़ता है, वृक्षासन से एकाग्रता बढ़ती है, गरुड़ आसन से स्थिरता आती है। उदाहरण के बाद उदाहरण से नियम की तरफ आते हैं आगमनात्मक मेथड में। तो आप नियम को, किस नियम पे पहुंचे हम, नियम के आगे लिखेंगे, जो हम संतुलनात्मक आसनों से, यानी कि जो बैलेंसिंग वाले आसन होते हैं उनसे हमारी मानसिक एकाग्रता और शारीरिक संतुलन विकसित होता है। ये मैं आपको इन विधियों के उदाहरण समझा रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सी विधि में कैसे हम पढ़ाते हैं, है ना। एक मैं आपको इजी करने के लिए एक ग्रामर का आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे आपने किसी क्लास में कर्ता पढ़ाना है ना, हिंदी में कर्ता कारण जो पढ़ते हैं ना, कर्ता यानी कि करने वाला, है ना, उसमें आपको कौन सा मेथड से बनाना है, आगमनात्मक मेथड आपको दिया और कहा आप कर्ता कक्षा में बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए कर्ता। तो आपको किस तरफ जाना है, आगमनात्मक में क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे। आप सीधे बच्चों को कर्ता नहीं बताएंगे कि कर्ता क्या होता है। आप बच्चों से पूछेंगे
रामफल खाता है, श्याम पढ़ता है, सीता ने पुस्तक पढ़ी, है ना। फिर पूछेंगे आपने किसने क्या किया, फिर बच्चे से पूछेंगे करने वाला कौन हुआ। कहाँ पहुंचे हम नियम पे, यानी कि जो करने वाला होता है ना, यानी कि जो कार्य करता है, कार्य कराने का बोध कराता है, वो हमारा कर्ता होता है। तो हम उदाहरण से किस में आ गए, नियम की तरफ आ गए अपने, है ना। और इसको अच्छा मेथड बताया गया है आगमनात्मक विधि को। जब आप एग्जांपल्स देके, पहले आप एग्जांपल्स दोगे उसको, बच्चे को उसके आसपास से जोड़ेंगे, जीवन से उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर नियम बताएंगे, तो बच्चा जल्दी भी समझ पाता है ना। अच्छा मेथड बताया गया है। तो ये दोनों मेथड क्लियर हुए, नेक्स्ट पे चले। चलिए नेक्स्ट है हमारा संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक मेथड, यानी कि सिंथेटिक एंड एनालिटिक मेथड। आपको मैं थोड़ा सा और बताऊंगी फर्स्ट पॉइंट में ही, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है, इसमें हमारा जो टीचर होता है वो एक्टिव रहता है ना। और जो इंडक्टिव मेथड होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, है ना, वो उनसे उदाहरण पूछे जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा इंडक्टिव मेथड है वो टीचर सेंटर्ड है, और जो ये इंडक्टिव मेथड है ये हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, सिंथेटिक मेथड पर, संश्लेषणात्मक विधि। ये क्या होती है हमारी, दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा हो कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाए, तो उसे संश्लेषणात्मक मेथड कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाए। देखो यहाँ पे भी आपको इजी करने के लिए हिंदी का उदाहरण दिया गया है आपके योग में, यानी कि आप पहले क्या करें, संश्लेषण करें। संश्लेषण सिंथेसिस, यानी कि छोटे से छोटे भागों में उसको तोड़ दें। आपको बच्चे को क्या पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है कि वाक्य क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो आप बच्चे को डायरेक्ट सेंटेंस ना पढ़ाकर, है ना, वाक्य ना पढ़ाकर, उसको आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, उसको वर्णमाला का ज्ञान कराएं। यानी कि वर्ड, अक्षर होता क्या है, अक्षर को जोड़ के फिर उसको बताया जाए। जब अक्षर का ज्ञान होगा तो बताया जाए कि अक्षर को जब जोड़ा जाता है, दो अक्षर आपसे आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, है ना। उदाहरण दिया जाए उसको, जैसे आ प्लस म, आम, है ना। ऐसे एग्जाम्पल देके क्या किया, पहले अक्षर का ज्ञान, वर्णमाला में अक्षर का ज्ञान कराया, अक्षर से फिर हमने क्या किया, उनको शब्दों का ज्ञान कराया, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्यों का निर्माण होता है ना। तो यानी कि पूरी मेथड को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। पहले अंगों का ज्ञान कराया, फिर हमारी विषय वस्तु क्या थी, वाक्य सिखाना। कंटेंट क्या था कि बच्चे को बताना है कि वाक्य क्या होते हैं। तो सिंथेसिस मेथड में, संश्लेषणात्मक विधि में हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है विषय वस्तु को, फिर पूरे विषय वस्तु पे आते हैं। यानी कि हमारा कंटेंट था बच्चे को वाक्य सिखाना, हमारा जो टॉपिक था बच्चे को सेंटेंस बताना कि वाक्य होता क्या है, सेंटेंस होता क्या है। उसको कैसे पढ़ाया हमने, उसको अंगों में तोड़ दिया। पहले बच्चे को शब्द का ज्ञान कराया, सॉरी अक्षर का ज्ञान कराया, अक्षर को मिलाने से शब्द बनते हैं, शब्द के बारे में बताया। फिर शब्दों से जब शब्द जब जुड़ते हैं, एक क्यू में लिखे जाते हैं, पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, तो एक वाक्य का, एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाए तो यह
अपोजिट यानी कि एनालिटिक मेथड कहलाएगा, विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर गए हैं, यानी कि कंप्लीट से छोटे छोटे पार्ट्स की ओर चले हैं। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सिंथेटिक में लिख सकते हैं आप भाग से संपूर्ण की ओर, और योग में आपको अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे आप आपके स्टूडेंट होंगे योग में, तो आप पहले उनको श्वास की जानकारी दें, है ना। यानी कि आपका जो कंटेंट है वो प्राणायाम है। जैसे हमारा कंटेंट क्या था, हमारा पाठ्य वस्तु क्या थी, वाक्य। ऐसे ही अब आपका वाक्य है प्राणायाम। तो आप मुझे बताएं, जब आपको प्राणायाम पढ़ाना है सिंथेटिक मेथड के द्वारा, तो आप पहले बच्चे को, अपने स्टूडेंट को किस चीज का ज्ञान कराएंगे? आप लोग बताएं, फिर मैं बताऊंगी। मैम इनहेल एक्सेल, हाँ पहले इनहेल फिर एक्सेल, हाँ, उसके इनहेल बाद एक्सेल। होल्ड। यस मैम। हाँ देखो, पहले आप सबसे पहले क्या बताएंगे अपने स्टूडेंट को कि श्वास की जानकारी देंगे, श्वास होता क्या है ना, क्या है श्वास। ठीक है, पहले श्वास के बारे में बताएंगे, फिर प्राणायाम की टेक्निक बताएंगे, कैसे श्वासों को इनहेल एक्सेल करके आपको कौन से प्राणायाम में कौन सी विधि यूज करनी है ना। फिर आप उनकी बेनिफिट्स बताएंगे, फिर आप उनकी सावधानियां बताएंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। यानी कि मैंने योग शिक्षण का आपको उदाहरण दिया है। आप पहले छोटे छोटे भागों में आपने डिवाइड किया। आपने क्या किया, पहले श्वास की जानकारी दी, उसके बाद आपने प्राणायाम के बारे में बताया, फिर आपने प्राणायाम के लाभ, हानि और सावधानियां बताई। तो लास्ट में हमारा रिजल्ट, हम कौन से उस पे आए, कंटेंट, यानी कि हमारा पाठ्य वस्तु क्या था, हमें क्या पढ़ाना था अपने स्टूडेंट को, इन सभी को जोड़कर प्राणायाम की संपूर्ण समझ विकसित होती है। आप इस विधि में ये उदाहरण लिख सकते हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मैम इसको लिखा दीजिए, फिर रिपीट करा दीजिए। हाँ आप लिखें, उदाहरण हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे ये आपका संश्लेषणात्मक विधि का उदाहरण है। पहले श्वास की जानकारी, पहले श्वास की जानकारी, फिर प्राणायाम की तकनीक, फिर लाभ और सावधानियां। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, यानी कि क्या पाठ्य वस्तु निकल के आई, इन सभी को जोड़कर प्राणायाम की संपूर्ण समझ विकसित होती है। लिखें, इन सभी, निष्कर्ष के आगे लिखेंगे, इन सभी को जोड़कर प्राणायाम को अंडरलाइन कर सकते हैं, संपूर्ण समझ विकसित होती है। आगे चले। अब है हमारी मैं उदाहरण लिखवाती हूँ एनालिटिक मेथड के। इसमें क्या होता है हमारा, यानी कि इसमें हम उल्टा चलते हैं, है ना, छोटे छोटे भागों में पूरे होल को, पूरे सब्जेक्ट को
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले संपूर्ण विषय, फिर उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझाया जाता है। यानी कि संपूर्ण से भाग की ओर, पार्ट की ओर, कंप्लीट से पार्ट की ओर। इनके एग्जाम्पल लिखे। यानी कि आपका संपूर्ण विषय है सूर्य नमस्कार, है ना। एनालिटिक मेथड का उदाहरण लिखेंगे। जब आप छोटे छोटे उदाहरण को, एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने मेथड्स लिखेंगे तो आपका जो विषय वस्तु होगा, जो अब आपका आंसर होगा, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। जब आप कई बार होता है ना, जब हम कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं, तो इसका मतलब एग्जामिनर को भी क्या लगता है कि आपको वो चीज आती है, पता है, तभी आपने उदाहरण लिखे हैं, है ना। तो अब हम एनालिटिक मेथड का उदाहरण लिखेंगे। यानी कि संपूर्ण विषय क्या हुआ हमारा, कंप्लीट भाग, होल, सूर्य नमस्कार। फिर विश्लेषण क्या हुआ, इसमें विश्लेषण के आगे लिखेंगे 12 अलग अलग आसन। सॉरी मैम, ये उदाहरण में क्या लिखेंगे, संपूर्ण से भाग की ओर? नहीं, हाँ नहीं, ये हाँ संपूर्ण, यानी कि पहले कंप्लीट हमने हेडिंग दे दी। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया, सूर्य नमस्कार का संपूर्ण से छोटे छोटे भाग, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, संपूर्ण विषय हमारा क्या हुआ, सूर्य नमस्कार। फिर नीचे हेडिंग डालेंगे, पहले संपूर्ण विषय हेडिंग डालेंगे सूर्य नमस्कार, फिर हेडिंग डालेंगे विश्लेषण। विश्लेषण में आप छोटे छोटे भाग क्या करेंगे, यानी कि इसमें 12 अलग अलग आसन, है ना, पॉइंट बना के लिखें, 12 अलग अलग आसन। फिर श्वसन क्रम, यानी कि ब्रीदिंग का क्या स्टेप होना चाहिए, श्वसन क्रम। लाभ, बेनिफिट्स क्या होंगे, और सावधानियां। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, सूर्य हाँ नमस्कार के बाद। देखो, हमारा संपूर्ण विषय हुआ सूर्य नमस्कार। फिर जी हमने अपने विषय का विश्लेषण किया, यानी कि होल से पार्ट का मेथड होता है इसमें। तो पहले हम क्या बताएंगे कि इसमें 12 आसन होते हैं, तो आप लिखे 12 अलग अलग आसन। उसके बाद लिखेंगे श्वसन क्रम। आपको सिर्फ श्वसन क्रम लिखना है, यानी कि फिर आप बताएंगे कि कौन से आसन में आपको इनहेल करना है, कौन से में एक्सहेल करना है। तो अब सारी चीजें नहीं लिखनी है, उदाहरण में सिर्फ लिखे 12 अलग अलग आसन। फिर श्वसन क्रम, यानी कि पढ़ाते हुए आपको पहले आसन बताने हैं, 12 आसन है। फिर उसमें श्वसन क्रम पे ध्यान दिया जाएगा, श्वसन क्रम क्या है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे लाभ क्या है सूर्य नमस्कार के, और सावधानियां हमें क्या क्या रखनी चाहिए। क्लियर हुआ? जी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु, है ना, यानी कि कंटेंट मेथड। शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। यानी कि जो आप जानते हैं, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक तो है आप जानते हैं और एक आप नहीं जानते हैं। वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिनमें नेत्र प्रमुख है ना। नेत्र, हमारी जो आईज है वो मेन है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है ना। आप किसी भी चीज को देखते हैं तो आप आइडिया लगा पाते हैं। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। मूर्त यानी कि जिन वस्तुओं को आप जानते हैं, जो नोन है आपके लिए, जब हम आपको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, है ना। मूर्त वस्तु का ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है, इसलिए आरंभ से विषय वस्तु का सहारा लिया जाता है। अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है, उनको कॉन्क्रीट चीजें दिखाई जाती है। क्योंकि बच्चा देख के, टच करके, ज्ञानेंद्रिय का क्या हुआ, क्यों रिलेटेड है, बच्चा देख के, बच्चा टच करके, बच्चा उसको सुन के
जल्दी सीख पाएगा, जल्दी उस चीज से कनेक्ट हो पाएगा। इसलिए इसमें मतलब कॉन्क्रीट चीजों को यूज करने के लिए कहा है, यानी कि मूर्त चीजें जो जैसे जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको टॉयज उनके सामने रख दिए जाते हैं, या फिर जो चीजें वो देखते हैं अपनी डेली लाइफ में उनको उन चीजों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, यानी कि उनको टच कर सके, उनको फील कर सके, उनको सुन सके, देख सके, यानी कि पूरी ज्ञानेंद्रिय खोल के पढ़ाना। ठीक है, वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे तीन और दो, तीन और दो पांच को समझाने के लिए, यानी कि बच्चे को एग्जाम्पल दिया हमने, तीन और दो पांच। कैसे? पहले छात्रों के सम्मुख तीन गोलियां रखी जाए, है ना, तीन चीजें रखी जाए। एक तो क्या है ना, बच्चा वैसे ही उस अट्रैक्ट करेगा उन चीजों को देख के, है ना, वो, या फिर तीन टॉयज रख दिए जाए, बच्चा और ज्यादा खींचेगा उसकी तरफ, है ना, और अट्रैक्शन होगा। फिर उसमें दो और टॉयज ऐड कर दिए जाए, है ना, फिर मिलाकर सबको एक साथ गिनाते हैं। पहले तीन रखी, फिर दो रखी, अब वो टोटल एक लाइन में होगी। फिर उनको गिनाया जाए, तीन और दो पांच स्पष्ट हो जाता है, बच्चे को क्लियर हो जाता है ना, यानी कि कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देके बच्चों को ज्ञात चीजों से जोड़कर सिखाना। मूर्त का मतलब होता है यहाँ पे जो बच्चा जानता है, जो कॉन्क्रीट चीजें हैं हमारी, है ना, यानी कि विषय वस्तु विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को तथ्यों, अवधारणाओं, नियमों, सिद्धांतों के रूप में व्यवस्थित कर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। यानी कि इस विधि में क्या पढ़ाना है पर अधिक जोर दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, योग में आप क्या उदाहरण देंगे इसका? जैसे विषय हमारा हुआ प्राणायाम, फिर आप क्या दें? प्राणायाम की परिभाषा बताएं, प्रकार बताएं, विधि बताएं, लाभ बताएं, सावधानियां, और पूरा आपका शिक्षण विषय वस्तु के क्रम पर आधारित हो गया। जैसे हमने विषय वस्तु लिया था अष्टांग योग, आपको एक एक विषय वस्तु का पार्ट का ज्ञान कराया था, है ना, और एक तरह से इसमें मूर्त चीजें यूज की जाती है जो आपको, आपके लिए ज्ञात है जो चीजें, है ना। जैसे यहाँ पे अभी मैथ्स का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मैथ्स में पढ़ाने के लिए, है ना, कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव चीज रख दी जाए जिससे बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो, ताकि बच्चे के लिए वो सीखना और भी ज्यादा आसान हो जाए, इजी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा दृष्टांत विधि। वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। विषय वस्तु में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, मैम इंग्लिश में क्या है वो? अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट। यानी कि एक तरीके से चीज को देखकर आपको जो ज्ञान होता है ना, आप इसको लिखेंगे एक बार, डेफिनेशन लिखे पहले आप इसकी ना। दृष्टांत विधि वह शिक्षण विधि है
जिसमें किसी कठिन विषय या सिद्धांत को सहज उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी हो सकते हैं। ताकि विद्यार्थी उसे, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसे आसानी से समझ सके। दृष्टांत विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी कठिन विषय या सिद्धांत को सहज उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। इसमें शिक्षण का आधार होता है सिद्धांत प्लस उदाहरण। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। वह शिक्षण विधि जिसमें किसी कठिन विषय दृष्टांत विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी कठिन विषय या सिद्धांत को सहज उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। दृष्टांत विधि यानी कि डेमोस्ट्रेशन मेथड, यानी कि डेमो देकर समझाना। जैसे हम जो आपने कक्षा में देखा होगा, जो क्लासेस होती है स्कूल्स में या कहीं पे भी, है ना, या फिर आप योग क्लास को ही ले लीजिए। योग क्लास में कौन से मैप या कौन सी पिक्चर्स हैंग रहेगी, योग की, प्राणायाम की, या फिर चक्रास की, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और जैसे जो मैप होते हैं, बच्चों के क्लासेस में मैप लगाए जाते हैं, कोई फोटो लगाई जाती है, या फिर जो बिल्कुल बच्चा नर्सरी से है, एक एप्पल का पिक्चर लगा दिया जाता है ना, ताकि बच्चे को एकदम से क्लियर हो। या फिर जो थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड होता है, उसमें अलग अलग जैसे चित्र लगा दिए जाते हैं, मानचित्र लगाए जाते हैं, आदि के सहारे से वस्तु का स्पष्टीकरण किया जा सके, है ना। श्रव्य सामग्री यानी कि उनको सुनाकर, स्कूल्स में दोनों तरह की यूज होती है ना। जब बच्चों को क्लियर नहीं होता, कई बार बच्चों को सुनाया जाता है ना। जैसे बच्चे को सामाजिक ज्ञान देना है या फिर अपने राष्ट्र के बारे में कुछ हमें अवेयर कराना है, तो बच्चों को जो देशभक्ति सॉन्ग सुनाए जाते हैं। तो ये कौन सा मेथड हुआ, एक तरह से हमारा श्रव्य मेथड हुआ, यानी कि उनको सुनाकर एक्सप्लेन करना, है ना, दृश्य में दिखाकर। यानी कि जैसे हमने उनको पिक्चर दिखाई कोई, है ना, कोई हमने उनको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो पूरा पिक्चर उनको दिखाया। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में यानी कि डेमो देकर बताना, उदाहरण बताना। आप इसमें योग का एग्जाम्पल लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे पहले, नियमित अभ्यास से सफलता मिलती है। क्या था इसमें हमारा जो मेन वो था, शिक्षण का आधार था सिद्धांत प्लस उदाहरण।
तो सिद्धांत क्या हुआ? नियमित अभ्यास से सफलता मिलती है। और दृष्टांत क्या हुआ? जैसे घड़ा पानी की बूंद बूंद से भर जाता है, यानी कि दृष्टांत आपको कैसे दिखाया जाए। जैसे दृष्टांत के आगे लिखेंगे, सिद्धांत के आगे लिखा नियमित अभ्यास से सफलता मिलती है, और दृष्टांत में आप लिखेंगे जैसे घड़ा पानी की बूंद बूंद से भर जाता है, कोमा वैसे ही नियमित योग अभ्यास से स्वास्थ्य और आत्म शांति प्राप्त होती है। मैम, नियमित योग अभ्यास से स्वास्थ्य और आत्म शांति प्राप्त होती है। क्लियर? मैम जैसे घड़ा पानी की बूंद से भर जाता है। हाँ, जैसे घड़ा पानी की बूंद बूंद से भर जाता है, कोमा वैसे ही नियमित योग अभ्यास से स्वास्थ्य और आत्म शांति प्राप्त होती है। चलिए, कथन विधि एवं व्याख्यान विधि को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी जो मेथड्स है वो क्लियर होंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, है ना। एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए आपको नोट डाउन कराए हैं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि योग में कैसे जुड़ा है योग, हम इन मेथड्स के थ्रू, है ना। इन मेथड्स को क्यों पढ़ रहे हैं हम, योग में क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। अब अगर मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको अदर दे दूं, वो हमारा हो जाएगा एक तरह से क्लास में कैसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। योग के एग्जाम्पल्स देके इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप योग से भी जोड़ पाए इन मेथड्स को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मैम कि जो हाँ मूर्त जी, से अमूर्त की तरफ है, इसमें सब में मतलब बच्चों का उदाहरण दिया हुआ है। तो ये तो हम लोग पढ़ाया जा, हम लोग बच्चे तो रहे नहीं है, तो ये बच्चों का उदाहरण देख क्यों बताया जा रहा है? ये आपको देखो एक तरह से आपके लिए इजी करने के लिए, आसान करने के लिए विषय वस्तु को ना, ताकि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ जाएं इनको, जी। अब आप अपने बड़े लेवल से जोड़ पाए, है ना। जैसे मैंने भी आपको, जब आपको मैंने ये मेथड पढ़ाया था, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में मैंने आपको नाउन का, यानी कि एग्जाम्पल्स बता के कैसे नाउन पे पहुंचा जाए, है ना, कैसे अलग अलग क्वेश्चन बता के पूरा प्राणायाम पे पहुंचा जाए। पहले आपको वो एग्जाम्पल दिया जो आप जोड़ पाएंगे एकदम से, खुद से क्लियर होगा। फिर आपको मैंने योग का भी एग्जाम्पल क्लियर कर दिया, उसे रिलेट कर दिया। जी। चलिए, ओके, थैंक यू। मैम मैम हाँ जी, संतुलन और स्थिरता में डिफरेंस क्या है? चलिए।